गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने ये चैनल लॉकडाउन में बनाया था कोविड-19। मेरे चैनल बनाने का मकसद ये था कि घर में बैठे बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे साइंस आसानी से समझ सके, है ना। घर में बैठे बच्चे आसानी से साइंस समझ सके। मैंने 8, 9, 10th के कई सारे वीडियोस डाले हैं। आप उन्हें देखिएगा, आप उन्हें पढ़िएगा। समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। ओके, मैं उसका जवाब दूंगी, मैं उसके बारे में बतलाऊंगी। नेक्स्ट मैं वीडियो पे डाल दूंगी, इसलिए आप लोग उसे जरूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। पिछले क्लास में मैंने प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताया था कि कैसे पौधों में परिवहन होता है ना। आज मैं उसी के बारे में फिर बतला रही हूँ। नेक्स्ट पेज में है जल का परिवहन, है ना। जल का परिवहन जल का परिवहन जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है, जो पौधों के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है ना। पौधों की जड़ जो रहती है वे मिट्टी के अंदर रहते हैं, मृदा के संपर्क में रहते हैं। तो जो कोशिकाएं हैं वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करते हैं। जितने भी खनिज लवण है ना, खनिज लवणों से आयन को प्राप्त करते हैं और जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। मिट्टी और जड़ के बीच आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मिट्टी से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ यह है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है ना। जल जो है अनवरत गति से, यानी कि उसको तेजी से वह जड़ में जल जाता ही जाता है और जाइलम में जाता है और जाइलम के द्वारा ही ऊपर तक पेड़ पौधों तक पानी पहुंच जाता है। पानी और खनिज लवण का वहन हो जाता है। तो अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर ढकेला जाता है। जो हम आमतौर पर पौधों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है ना। पेड़ की ऊंचाई को देखोगे, कोको पेड़ कितनी अधिक लंबी होती है, उनकी ऊंचाई कितनी होती है, कितने घने वृक्ष होते हैं। तो यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। तो पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। जाइलम जो है जिनका काम है पानी को, खनिज को ऊपर तक पहुंचाना, तो वे इस ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। क्रियाकलाप हम देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं अभी। लगभग एक ही आकार के तथा बराबर मिट्टी वाले दो गमले लेंगे। एक में पौधा लगा देंगे और दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा देंगे। ठीक है, एक में पौधा लगा देंगे और दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा देंगे। दोनों गमलों की मिट्टी
प्लास्टिक की शीट से ढक देंगे, जिसमें कि नमी का वाष्पन न हो सके। दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक देंगे, जिससे कि नमी का वाष्पन न हो सके। दोनों गमलों को एक पौधे के साथ तथा दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक शीट से ढक देंगे। क्या आप दोनों में कोई अंतर देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है? यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल की पूर्ति हो रही है, तो क्या यहाँ पर छड़ी को पूर्ति होगा? जल की पूर्ति छड़ी में होगा? नहीं। जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है, उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूसन उत्पन्न करता है ना? वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूसन उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है ना? जाइलम कोशिकाओं द्वारा ऊपर की ओर खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है ना? वाष्पोजन कहलाता है जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जल की हानि होती है। देखिए, पत्तियों से जल का हानि होना, जल वाष्प बूंद बनकर के ऊपर जाना, तो ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति में सहायक है ना? वाष्पोत्सर्जन जो है वह जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जड़ से पत्तियों तक जल जो पहुंचता है जाइलम के द्वारा, वो पत्तियों तक जल तथा उसमें मिले हुए घुले हुए खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। दिन में जब इसके पत्तियों के बीच स्टोमेटा जब खुल जाते हैं, रंध्र खुले हैं, तो वाष्पोत्सर्जन जो हो गया, वाष्प निकलने की उत्सर्जन करने की जो क्रिया, वो जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है ना? मुख्य प्रेरक बल होता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में अधिक होने के कारण ये जगह पर जिस वातावरण के अनुकूलित पौधे होते हैं, वहां कम भी होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। मरुस्थल में रेगिस्तानी पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उतना नहीं हो पाती है। उससे पत्तियां जो है कांटे के रूप में उनका अनुकूलित हो जाता है उनका, है ना? मरुस्थल में आप कैक्टस देखिएगा,
उनकी पत्तियां जो है वह कांटे के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तो वाष्पोचन की क्रिया सब जगह सब पौधों में एक तरह का नहीं होता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, ये तो जल का हुआ। अब है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण, जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। इस चित्र में देखिए जल का पौधे, जड़ जो है वह जल की गति, एक के वाष्पोत्सर्जन के समय तेजी से पौधे जल लेते हैं ना, देखिए जल धीरे 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 पूरे ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंच गया और पत्तियों से ही जलवाष्प बन के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया शुरू हो जाती है। यही अलग जगहों में, मरुस्थल में, रेगिस्तानी पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, क्योंकि वहाँ पानी भी कम है। वहाँ की जड़ें काफी अंदर तक भूमि के अंदर दबी हुई रहती है, बहुत दूर तक। पानी भी उन्हें कम प्राप्त होता है और उनमें पत्तियां जो है वह कांटा का रूप धारण कर लेती है, सूल का रूप धारण कर लेती है ना। अब भोजन कहाँ जहाँ तक बात है, तो पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप तथा पादप के अन्य भागों में कैसे जाते हैं, कैसे भेजे जाते हैं, वो हम अभी देख रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरित कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। जैसे जल का वहन जाइलम ऊतक द्वारा हो रहा था, उसी प्रकार भोजन का जल खनिज लवणों भोजन का संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम एमिनो एसिड तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। फ्लोएम किसका करता है? प्रकाश संश्लेषण उत्पाद का तो करता ही है, जो कि भोजन तैयार होता है हमारे पत्तियों में, है ना। पत्तियों में जो कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है, भोजन जो तैयार होता है, मंड स्टार्च जो तैयार होता है, उसके अलावे फ्लोएम एमिनो एसिड तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करते हैं। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं, है ना। ये पदार्थ विशेष रूप से अंगों जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। यानी कि चारों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है ना। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है ना। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, उससे विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का पराशरण दाब बढ़ा देता है,
जिससे कि जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाते हैं जहां दाब कम होता है। इसको हम लोग फिर से समझते हैं। सुक्रोज सरीखे पदार्थ यानी कि जो भोजन तैयार होता है, सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं, है ना। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा से ही एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परासरण दाब को बढ़ा देता है, जिससे कि जल इसमें प्रवेश कर जाता है। परासरण दाब को बढ़ा देता है जिससे कि जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। यह फ्लोएम को पौधों की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। जैसे बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरित कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा जो स्टोरेज रहते हैं, जो शर्करा भंडार शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है और जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों परिवहन के मुख्य घटक है ना। जाइलम और फ्लोएम परिवहन के मुख्य घटक है जिससे कि पौधों तक भोजन, जल, पानी, खनिज लवण पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अभी मैं क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ जितना हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में उत्सर्जन पढ़ाई करेंगे। इससे यदि और डीप में पढ़ाई करना है हम लोग को तो 9th क्लास का टिश्यू चैप्टर में मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया है, समझाया है। ठीक है, संवहन ऊतक के बारे में आप देखेंगे टिश्यू चैप्टर में, ऊतक चैप्टर में पूरा दिया हुआ है। चलिए आज हम प्रश्न करते हैं कि वाह मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। ठीक है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं। सबसे पहले तो हृदय है। सबसे पहले हृदय है, धमनियां है, शिराएं हैं, है ना। धमनियां है, शिराएं है, कोशिकाएं हैं और प्लेटलेट्स है। इन सबों का मुख्य भूमिका है ना। इन सबों का मुख्य भूमिका है। रुधिर, हृदय जो है वह रुधिर को एक पंप की तरह शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फिर फेफड़ों में भेजता है, फिर गुर्दों में भेजता है, तो शुद्ध रुधिर को फिर शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है ना। तो हृदय का बहुत बड़ा रोल है, रोल सबका इम्पोर्टेंट है। और धमनियां जो है वह शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध या ऑक्सीजन ऑक्सीजनित ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध ब्लड को हृदय से लेकर दूर शरीर के अंगों में भेजना। ये क्या धमनियां क्या करती हैं, शुद्ध ब्लड को लेकर के यानी कि प्योर ब्लड को लेकर हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों में भेजती है। शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से रुधिर को इकट्ठा करके हृदय तक ले जाती है ना। रक्त को जमा करके हृदय तक लाती है। तो हृदय का काम हो गया, धमनियां काम हो गया, शिराएं का काम हो गया। अब है कोशिकाएं।
कोशिकाएं रक्त को शरीर के संकीर्ण भागों एवं त्वचा में भेजती हैं। शरीर के संकीर्ण भागों एवं त्वचा में भेजना, ये है कोशिकाएं का काम। और है बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। ये रुधिर को थक्का बनाने में मदद करते हैं। थक्का बनाने में सहायता करना एवं उनका अनुरक्षण करना। ठीक है, तो ये हो गया मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से, इन घटकों के क्या कार्य है। उम्मीद है समझ में आ गया क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। पक्षी एवं स्तनधारियों में ये उच्च वर्ग के प्राणी है ना। तो स्तनधारियों में उच्च ऊर्जा और इन्हें ऊर्जा की भी अधिक आवश्यकता होती है। स्तनधारी और पक्षियों में अधिक ऊर्जा की उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें इस तरह का बंटवारा शरीर की उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है ना। रुधिर को अलग करना, इस तरह का बांटना, इस तरह का बंटवारा होना उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। यह बहुत लाभदायक है क्योंकि हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और अधिक ऑक्सीजन ग्लूकोज के विखंडन से ही प्राप्त होता है ना। ग्लूकोज के विखंडन से ही अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतु वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, इन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बॉडी टेम्परेचर के लिए इन्हें निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ जंतु ऐसे जो एम्फीबियन है, जो सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, उन्हें इनकी इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है जिस तरह से स्तनधारी यानी कि हम लोग और पक्षियों को होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये पर्यावरण के ही टेम्परेचर के अनुसार अपने बॉडी का टेम्परेचर को बदल लेते हैं। ठीक है, इनमें खास गुण होता है जो कि वातावरण के अनुसार ही, पर्यावरण के अनुसार ही इनके बॉडी के टेम्परेचर को बना लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, है ना। और ऐसा स्तनधारी और पक्षियों में ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन ब्लड का अलग होना बहुत जरूरी है। और इसलिए शायद 4 कुष्ठ होते हैं, हृदय में 4 कुष्ठ भी होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के प्रमुख घटक है जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो प्रमुख घटक कौन है और उन घटकों क्या क्या कार्य है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और उनके कार्य क्या है, तब हमने रुधिर, हृदय, धमनी, शिरा सबके बारे में बतलाया। ठीक है, जब क्वेश्चन है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है, तब हम लिखेंगे जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ओके, फिर जैसा नंबर मार्क्स रहेगा उस हिसाब से और आप लोग उसका वर्णन कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम वाहिनी द्वारा होता है। पराशरण के नियमानुसार मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित खनिजों का जलीय घोल जैसे कि जड़ों के मूल रोमों में प्रवेश करता है और इस प्रकार उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता हुआ जाइलम वाहिनियों में पहुंच जाता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव, पराशरण दाब एवं कोशिका दाब के प्रभाव में जलीय घोल पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है। पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंच जाता है, इसे रसारोहण भी कहते हैं।
रसारोहण भी कहते हैं। तो पादपों में जल और खनिज लवण का वहन इस प्रकार होता है। जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा होता है। पराशरण के नियमानुसार मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित खनिजों का जलीय घोल जड़ों के मूल रोमों में प्रवेश करता है और इसी प्रकार उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता हुआ जाइलम वाहिनियों में पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब वाष्पोत्सर्जन के कारण जो वाष्प लॉस होता है, पानी लॉस होता है, तो उसके कारण उत्पन्न जो खिंचाव खिंचाव जो होता है वह परासरण दाब एवं कोशिका दाब के प्रभाव में जलीय घोल पौधे के शीर्ष तक पहुंच जाते हैं, शीर्ष भाग तक पहुंच जाते हैं। इसे रसारोहण भी कहते हैं। तो इस तरह ये होता है। पांचवा क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। पत्तियां भोजन तैयार करती हैं और पत्तियों से भोजन का स्थानांतरण पूरे पौधों में फ्लोएम वाहिकाएं करती है। ठीक है, तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। क्वेश्चन यदि 1 नंबर का रहेगा तो आप इतना ही लिखेंगे कि पत्तियां भोजन तैयार करती हैं और पत्तियों से भोजन स्थानांतरित पूरे पौधों में फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। क्वेश्चन 2, 3 नंबर, 4 नंबर का रहेगा, तब आप थोड़ा सा उसमें और आंसर बढ़ाएंगे कि कैसे जाता है और क्या होता है ना। नहीं तो इसका एक आंसर ठीक है कि पादप पे भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। तो आज परिवहन तंत्र हम लोग का कंप्लीट हुआ। ये काफी लंबा चैप्टर है, ये चैप्टर खत्म होने वाला नहीं है, काफी लंबा चैप्टर है। अभी परिवहन खत्म हुआ, अब इसके आगे है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन के बाद लास्ट में उत्सर्जन है। तो आज वहन परिवहन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास हम उत्सर्जन लेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।